इतने अनुभवी और एकेडमिकली मजबूत व्यक्ति भी बैठे हैं हमारे बीच। तो मैं तो ज़मीन पे घूमता रहता हूँ और ज़मीन से कुछ नोट्स बटोरता रहता हूँ, और उन्हीं नोट्स में से, उसी ऑब्जर्वेशन में से कुछ बातें हैं मेरे पास जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस मामले में। ये केस स्टडी की तरह है। नू मेवात वॉयलेंस जिस तरीके से रुका, वो एक होता है ना कि क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ए केस स्टडी, कैसे कॉम्बैट करना है, जो इन्होंने नाम रखा है आज के टॉप का। लेकिन कोई भी घटना जो होती है वो आइसोलेशन में तो होती नहीं है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, कुछ चीज़ें बिल्ड होती है। जो संगठन आज पूरे देश में सांप्रदायिकता फैला रहा है वो 1925 से काम कर रहा है। तो क्या इस वॉयलेंस को रोकने में सिर्फ ये जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए मीडिया द्वारा कि साहब 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई, उस दिन भगदड़ मची, उससे पहले मोनू मानेसर और इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स जो लोग हैं वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आकर के चैलेंज करने लगे। भाषा उनकी इस तरीके की थी कि तैयार हो जाओ तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, और उससे जिस तरीके का प्रभाव पड़ा, जिस तरीके का एंगर क्रिएट हुआ, उसके बाद में एक टकराव की स्थिति बनी। ये नू मेवात का इलाका वही इलाका है जिसके पुराने इतिहास पे तो सिफत खान साहब और मौलाना जी बोलेंगे, लेकिन ये वही इलाका है जहाँ पर मॉब लिंचिंग की सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई है। गौ रक्षा के नाम पे, गौ कशी के नाम पे सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग जिस इलाके में हुई वो नू मेवात है। पिछला किसान आंदोलन जब चल रहा था तो शाहजहाँपुर बॉर्डर, जो शायद सबसे छोटा मोर्चा था, NH8 के ऊपर लगा हुआ था, और वो मेवात से बिल्कुल सटे हुए, बल्कि मेवात के इलाके में ही मानेंगे उसको, वहाँ लगा हुआ था। मैं जब वहाँ गया तो मेरे साथ JNU के भी कुछ साथी थे, और हमने देखा कि कुछ लोग, प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो कि कुछ लोग, एक समुदाय के लोग वहाँ पर लंगर चला रहे हैं, चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारे साथियों ने कहा कि यार ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि आंदोलनों में आपसी सॉलिडेरिटी बन गई है। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपसी सॉलिडेरिटी का मामला है? ये जितने भी लोग हैं ये सारे ही किसान हैं। आपने ये क्यों नहीं समझा कि ये जो मेव है ये किसान नहीं हो सकते? तो जो आइडेंटिटी ऑब्सेशन जो बना समय के साथ, उस आइडेंटिटी ऑब्सेशन ने जात को जमात में बदलने ही नहीं दिया। जबकि जिस इलाके में ये पूरा पड़ता है वहाँ सर छोटू राम हुआ करते थे। कोच साहब ने कहा कि पेशावर से पलवल तक जिसके कमीज से पसीने की गंध आती है वो सारे मेरी संतानें हैं। और जो ये कहा उन्होंने कि मेव कब मुसलमान हो गया और जाट कब हिंदू हो गया, उस विरासत के लोग, जहाँ पर हसन खां मेवाती जिस तरीके से आक्रांताओं से लड़े, मुगलों के खिलाफ जो पूरा इलाका लड़ा, वो कब हिंदू मुसलमान बना? ये तो था ही नहीं। तो मेव इसलिए थे वहाँ पर क्योंकि किसान थे। मेवाती किसान मोर्चा वहाँ पर था। लेकिन हम जब किताबी तरीक़ों से पढ़ते हैं चीज़ों को, तो क्लासीफाई करने का हमें बहुत शौक़ होता है कि हम चीज़ों को फिट करना चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, और उसको थियराइज करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड तो प्रोफेसर साहब अच्छे से जानते हैं। तो हम क्या एक ही मेथड में क्यों फंसते जा रहे हैं? ये जो टॉक है ये शायद दूसरे तरीके का मेथड है कि विश्वविद्यालय नहीं बताएंगे कि किस तरीके से सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ा जाए। ज़मीन पे लड़ने वाले ऑर्गेनिक लीडर्स आकर के बताएं कि किस तरीके से सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है, उसके खिलाफ लड़ा जा सकता है। वो किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके के अलग अलग तबके के लोग जुड़े और वो लड़ाई आगे बढ़ी, वो जीते, उसके महीना 2 महीना बाद ही SKM की मीटिंग में तय हुआ कि राजस्थान में कुछ लोग कन्वीनर बनाए गए थे, सुरेश कोच साहब,
तो क्या राजस्थान में कुछ लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? हम लोग यात्रा पे निकले, ईआरसीपी को लेकर के एक यात्रा थी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के। सबसे पहली मीटिंग नू मेवात में ही थी, मौलाना साहब वहाँ थे। और इस तरीके से जो एक संबंध पहले बना था वो संबंध आगे बढ़ा। वहाँ कौन पहुँचा? पंजाब के किसान नेता पहुँचे, हरियाणा के किसान नेता पहुँचे, नू मेवात से लेकर के वो दक्षिण राजस्थान के आदिवासी इलाकों तक गए। तो पंजाब के जलियांवाला बाग की लकीर खींच करके मानगढ़, डूंगरपुर के मानगढ़ तक गई। इस सॉलिडेरिटी को अगर आप समझें, इसमें कौन शामिल हो रहा है? सिख शामिल हो रहा है, उसमें हिंदू शामिल हो रहा है, उसमें मुस्लिम शामिल हो रहा है, आदिवासी शामिल हो रहा है, दलित शामिल हो रहा है। उसमें इतने डाइवर्स मुद्दे उठ रहे हैं। और ये जो सारी यात्राएं चल रही थी, जिस तरीके की सॉलिडेरिटी बन रही थी, अलग अलग तरीके के लोग जुड़ रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़ रहे थे, उसका एक आउटकम पिछले साल नू मेवात में कम्युनल वायलेंस फैलाने की इस घटना को रोकने से हम समझ सकते हैं। दूसरा आउटकम अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन का मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। एसकेएम उसका हिस्सा नहीं है, कोच साहब उसका हिस्सा नहीं है, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है। उस आंदोलन की मांगों को अगर आप पढ़ें, 12 मांगे हैं, वो मांगे जितनी डाइवर्स है, उसमें आदिवासियों की डिमांड है, उसमें लैंडलेस फार्मर्स की डिमांड है, उसमें मजदूरों की मांग है, उसमें नरेगा की मांग है। ये क्यों होता है? पहले तो नहीं हुआ किसी किसान आंदोलन में इस तरीके की मांगों को शामिल करना। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो पंजाब के किसान नेता बिल्कुल सुदूर दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के इलाकों में जुड़े, गए, समझे उनके लिए क्या समस्याएं हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह ईआरसीपी के लिए लड़ना ज़रूरी है, किस तरह डीएमआईसी के खिलाफ, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। और उसका ये सारा किसान आंदोलन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके इम्प्लीकेशंस आपने पॉलिटिकल आउटकम के रूप में देखे हैं, आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की जिम्मेदारी ली थी दिल्ली में, जिन लोगों ने थियराइज करने की, समझाने की, जागरूकता लाने की जिम्मेदारी ली थी दिल्ली में, वो लोग क्यों फेल हो गए? और बात आखिर में वहीं पे जाएगी कि जात को जमात में बदलिए। सर छोटू राम के शब्दों में कहें तो कमेरा और लुटेरा की लड़ाई है। तो जो लुटेरा है उससे लड़ा जाएगा, कमेरा सारे मिलकर के लड़ेंगे। और इंटरेस्टिंग आप समझिए कि जब ये सारा वापस से चालू हुआ है तो चौधरी चरण सिंह का एक मजगर फॉर्मूला हुआ करता था, मुसलमान, जाट, अहीर, राजपूत। उस फॉर्मूला में अब कौन जुड़ रहा है? मेघवाल, भील, मीणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का ये पूरा इलाका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका किसान आंदोलन से जागना चालू हुआ और उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ी। और ये एक क्लासिक केस स्टडी है, आप सबको पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।